सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। नगर थे बड़े बड़े दो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो खुदाई में रेत के टीबों के नीचे जो नगर निकले, वो बहुत ही आधुनिक नगरों की नकल के थे। सीधी सड़कें, एक दूसरे को समानांतर काटती हुई, समकोण पर काटती हुई, एक दूसरे के समानांतर सड़कें, और सामूहिक स्नानघर, सामूहिक भंडार गृह, इस प्रकार की सहकारिता या सामाजिक जीवन का विकास, पानी निकासी की व्यवस्था, पक्की सड़कें, इस प्रकार का नगर नियोजन, आधुनिक नगरों की तरह नगर नियोजन उस समय था इस देश में। तो ऐसी विकसित सभ्यता थी, वो सभ्यता कैसे खत्म हो गई, ये है बड़ा सवाल। कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के, जो सिंधु घाटी के किनारे पर जो लोग रहते थे, उनको आर्यों के आगमन के बाद यहाँ से खदेड़ दिया गया और वो दक्षिण भारत में पलायन कर गए। इस ये कोई तथ्यात्मक एकदम सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सभी लोग पलायन नहीं कर सकते, और जो जो यहाँ रहते हैं उस जगह को आसानी से नहीं छोड़ते। हाँ, उनके व्यवहार चेंज हो गए, उन्होंने अपना जो मूल स्वभाव था उससे कुछ समझौते किए। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उन पर कहते हैं कि यहाँ पर आर्य सभ्यता विकसित हुई, और आर्यों की उत्पत्ति कहाँ हुई? कोई कहते हैं मध्य एशिया, कोई ईरान, कोई जर्मनी, जगह जगह दूर दराज के इलाकों में बताते हैं। ऐसा कोई मत नहीं है कि आर्य भारत में ही। और उस संघर्ष में जो बाहर से आए हैं वो लोग जीत गए, और यहाँ के लोग विजित हो गए। वो विजेता हो गए, ये विजित हो गई। विजेता होने के वजह से जब भी कोई कोई विजेता हो जाता है तो वो अपने नियम उन पर थोप देता है। तो जो यहाँ लोग रह रहे हैं उत्तर भारत में, ये सभी आर्य नहीं हो सकते। इनमें से कुछ एक लोग आर्य हो सकते हैं, बाकी वाले वही लोग हैं जो पहले से यहाँ थे, और जो जिन्होंने आर्यों की गुलामी स्वीकार की, और आर्यों ने उनके साथ मन माना व्यवहार, जो जैसा उनको करना था वैसा उन्होंने किया। ऐसा स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है अगर अपन देखें तो। क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक परिवार थे, आर्य सभ्यता पितृ सत्तात्मक परिवार थे। सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता थी, आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये काफी इनमें डिफरेंट था। आर्य सभ्यता की, यहाँ यूरेशिया से आए हैं दिनेश जी लेकर कह रहे हैं, कोई कहीं से कहीं से भी हो, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। और इन्होंने, तो अब अगर अपन छोटा और विभाजन देखें अभी के भारतीय समाज में, तो जो लोग पुरुष प्रधान सभ्यता विकसित की इन्होंने, स्त्री सत्ता में थी, स्त्री सत्ता में थी, तो आर्यों का सबसे बड़ा जो आयोजन था, सबसे ज्यादा जो आक्रमण था वो स्त्री पर था, कि स्त्री को दबाया जाए बुरी तरह से, स्त्री का शोषण होना चाहिए। स्त्री ऊंची आंख नहीं कर सके, नीची गर्दन रखे, तो उसको तरह तरह से बांधा, उसके ऊपर नियम थोपे, उसकी शिक्षा वर्जित कर दी। जो हमारे ग्रंथ हैं उन्होंने उसमें स्त्री की शिक्षा को भी वर्जित किया गया। स्त्री को हीन भावना से देखने की बात आई। तो फिर स्त्री के साथ, विधवा के साथ अलग व्यवहार हुआ, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज स्थापित किया इन्होंने। तो आज अगर देखें तो उत्तर भारत में कुछ जातियां, जिन्हें ऊंची जातियां कहा जाता है, उनमें आज भी स्त्री को ज्यादा थोड़ा सभ्यता के नाम पर दबाया जाता है। स्त्री के साथ ज्यादा कुछ अलग तरह का, जैसे विधवा विवाह नहीं करते। आज के जमाने में जब इतने साल यहाँ अंग्रेज रह गए, अब ग्लोबलाइजेशन हो गया, अब इंडिया इंडिया नहीं रहा है। वो इंडिया नहीं रहा जो पुराना शास्त्रों पर आधारित इंडिया था। तो भारत में वैश्वीकरण की हवा लग गई, अंग्रेज यहाँ 200-250 वर्ष तक रह गए। उसके बावजूद आज भी विधवा विवाह करना बड़ा मुश्किल का मामला है। आज भी इस देश में विधवा विवाह नहीं हो सकते। विधवा विवाह नहीं होने का कारण है, विदुर का विवाह होता है और विधवा का नहीं होता। इसका मतलब स्त्री
विधवा स्त्री के साथ अत्याचार करना, जुल्म करना, विधवा स्त्री को हे दृष्टि से देखना कि जैसे वो अपने पति को खा गई है मारकर। यहाँ जब किसी का पति मर जाता है तो उसे वो औरत खुद कहती है मैं तो डाकण हूं, मैंने उसको खा लिया, उसको मैं खा गई, मैं अपराधीन हूं। तो इस प्रकार स्त्री को ये दबाव बनाना कि विधवा विवाह नहीं हो, उसके बाद में उसको सती भी करना शुरू कर दिया। परंतु उत्तर भारत में भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो विधवा के साथ विवाह करने को राजी है, बहुत लंबे समय से विधवा विवाह को बुरा नहीं मानती, स्त्रियों के साथ इतना ऐसा दर्जा नहीं रखती। दूसरा है मासिक धर्म के समय कुछ लोग स्त्री को अलग कर देते हैं, अछूत मान लेते हैं, जबकि कुछ बहुत सारे बहुत बड़ा समाज है उत्तर भारत में भी जो स्त्री को अछूत नहीं मानता ऐसे। तो इस मोटे मोटे विभाजन से देखा जाए तो उत्तर भारत की बहुत सारी वर्ग जो है समूह है वो द्रविड़ है, वो यहाँ के मूल निवासी हैं। अगर हम देखें तो लिस्ट में आदिवासी के मामले में ये आता है कि पहाड़ों में रहने वाले या जंगलों में रहने वाले, परंतु जाटों को और इन कौमों को भी आदिवासी कहा, क्योंकि जो लोग खेती से जुड़े थे, पशुपालन से जुड़े थे, जो भी जमीन से जुड़े हुए लोग थे, जमीन जंगल जमीन जल इनसे जुड़े हुए लोग थे, उन सबको आदिवासी माना गया है पूरी दुनिया में। तो आदिवासी के साथ जो दोयम दर्जे का व्यवहार ये शुरू किया यहाँ जैसे किया आर्यों ने, वैसा पूरी दुनिया में हुआ। दुनिया के किसी भी देश में वहां के मूल निवासी के साथ सदव्यवहार नहीं हुआ। हम देखते हैं कि कोलंबस भारत की खोज को निकला था, पृथ्वी गोल है और इसलिए वो अंटार्कटिक में उतर गया। अंटार्कटिक बहुत लंबा महासागर था, उसको जब पार किया और जो किनारा आया वहां पर उसने लाल लाल लोग देखे तो उसने कहा इंडिया आ गया है, उनका नाम दिया रेड इंडियन। आज भी अमेरिका के जो मूल निवासी है उनको रेड इंडियन कहा जाता है। वो इंडिया के भरोसे उसने कहा, परंतु बाद में पता चला कि तो कोई नई दुनिया है, इंडिया है ही नहीं, ये तो दुनिया ही नहीं है। तो नई दुनिया की खोज को कोलंबस ने जो की है, उसके बाद अमेरिका का पता चला। तो आज अमेरिका में जो रेड इंडियन है उनका कोई अता पता ही नहीं है वो, परंतु वो बहुत ही लगता ही नहीं कि वो अमेरिका के लोग हैं, क्योंकि जहां का मूल निवासी है उसको बाहर से जो आक्रामक कौम आई उसने उसको विजिट किया, बहुत ही अलग नाम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाई। इंडिया में तो और भी बहुत ज्यादा हुआ, यहाँ तो घोषित कर दिया कि हम आर्य हैं और तुम अनार्य हो। आर्य का मतलब श्रेष्ठतम व्यक्ति, श्रेष्ठ। अनार्य का मतलब निकृष्टतम व्यक्ति, निकृष्ट व्यक्ति। आर्य दूसरा नाम दिया उन्होंने, हम सुर, तुम हो असुर। देवता, ब्राह्मण देवता, बाकी वाले दानव या राक्षस। इस प्रकार के जो डिफरेंट नाम दिए उन्होंने, वो नाम इस बात के हैं कि उन्होंने दबाने का प्रयास किया, तुम कुछ जानते नहीं हो, तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है। आदिवासी को बिना अक्ल का ही माना जाता है इस देश में। आदिवासी तो क्या गांव के लोगों को भी मूड माना जाता है, मूर्ख माना जाता है। यहाँ की जो तुलसीदास की अगर अपन देखें किताब, तो उसमें उसने कहा है कि तुलसीदास ने ढोल गंवार सुदर पशु नारी नारी ये सब ताड़न के। तो इनको जो गंवार लोग हैं इनमें कोई अक्ल थोड़ी होती है, इनको समझाओ, इनको पढ़ाओ, इनको शिक्षा दो, इनके दिमाग में ये बात सेट करो, ऐसा नहीं हो सकता। इनको तो पशु को क्या कहोगे, समझाओगे क्या कि भैया ये मत करना, ये मत खाना, ये मत पीना, इधर नहीं जाना, इधर जाना। कहने सुनने की बातें उनके वहां होती नहीं है। उसको तो इधर से मारा तो इधर रवाना हो गया, इधर से मारा तो इधर रवाना हो गया, सीधी सी बात है। इसी प्रकार ढोल को भी मारोगे तो संगीत निकलेगा। तो जिस प्रकार ढोल पशु इनको मारना पड़ता है, इस प्रकार स्त्रियों को, शूद्र यानी नीची जाति के लोगों को, या गंवार जो गांवों के लोग हैं, तो जो गंवार लोगों को भी इन्होंने मूर्ख माना।
हाँ भाई, कान्हाराम जी दूंदवाल कहते हैं क्या हम आदिवासी हैं? हाँ, तो कान्हाराम जी दूंदवाल आप देखना, गूगल पर सर्च करना कि आदिवासी जातियों, उनमें जाटों का सबसे पहले नंबर पे नाम आ रहा है। क्यों? खेती से जुड़ी हुई बात जाती है, जो जिसने जगह नहीं छोड़ी है। तो जो भी जमीन से जुड़े लोग हैं वो सब आदिवासी हैं। तो आदिवासी की मोटी मोटी परिभाषा समझ में आ गई। जिन्होंने अपने जो आदिकाल से उसी स्थान पर रहते आ रहे हैं, उन्होंने देशांतर गमन नहीं किया, भूखे प्यासे कैसे भी रहे वहीं रह गए, तो उन्हें आदिवासी कहा जाता है, उन्हें वहां का मूल निवासी माना जाता है। अब ये क्योंकि आदिवासी में हम सोचते हैं कि अनुसूचित जनजाति ही आदिवासी। अनुसूचित जनजाति वो जाति है जो अभी तक समाज की मुख्य धारा के आसपास आई नहीं। जबकि हम लोग जो है मुख्य धारा के आसपास, मुख्य धारा तो वैसे शहरों में निवास करती है, परंतु फिर भी आसपास जो गांव ढाणिया जो लोग हैं वो भी मुख्य धारा से उनका आदान प्रदान लेन देन चल रहा है लंबे समय से, इसलिए इनको जनजातियों में शुमार नहीं किया गया। हाँ, पिछड़ी जातियां कहा जा सकता है, अनुसूचित जातियां कहा जा सकता है, इस प्रकार की जातियों का विभाजन किया। ये जो पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सब लगभग आदिवासी। आदिवासियों के संबंध में एक बात और है कि उनको नक्सली डिक्लेयर किया गया है हमारे देश में। नक्सली कह करके बहुत गालियां दी गई कि ये कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, सरकार को नहीं मानते। क्योंकि मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग नहीं है। ये नक्सल नाम कहां से पड़ा, नक्सली नाम कहां से पड़ा, ये देखने वाली बात है। तो कहते हैं 70 के दशक में नक्सलबाड़ी इलाका है पश्चिम बंगाल का, वहां की जमीन एक्वायर करके अधिग्रहित करके और इनको देनी थी भाई उद्योगपतियों को। तो वो जमीन अधिग्रहण में आदिवासियों का इलाका था, पहाड़ जंगल, वो वहां से जगह छोड़ना नहीं चाहते। और उनको तो यूं लगता है यहां से जाएंगे, जाएंगे कहाँ, जीवन ही वहीं रहता है उनका, वहीं वो वही धंधे जानते हैं। ये गांव और नगरों के धंधे वो जानते नहीं, तो वो लोग वहां से जाने को राजी नहीं हुए। और इस प्रकार एक बहुत बड़ा संघर्ष चला, और उस संघर्ष में लोग, काफी लोग मारे गए। तो वो नक्सलवाड़ी इलाके में जो बहुत बड़ा संघर्ष हुआ वो फैला, और लगभग पूरे मध्य भारत में फैल गया। और इस वजह से जब भी कोई जमीन के लिए सरकार जो नियम लेकर के आती है, और जमीन वाला जमीन छोड़ना नहीं चाहता, पशुपालक वहां से हटना नहीं चाहते, लोगों के गांवों को वहां से हटाने की कोशिश की जाती है, वो हटने को गांव के गांव हटाए जाते हैं उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए, तो वो उस जमीन को छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि जो आदिकाल से जिस जमीन, उनकी जमीन में गहरी जड़ें होती है, वो आसानी से उस जमीन को नहीं छोड़ते। तो छोड़ना नहीं चाहते, तो वो एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। और उसी संघर्ष को का नाम नक्सलवाद, बाद में नक्सलवाद बढ़ गया। तो सारा मीडिया मीडिया जो नक्सलवाद के नाम से गालियां दे रहा है, वो नक्सलवाद नाम नक्सलवाड़ी से पड़ा था। कल से और भी समय चेंज करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इस समय भी मुझे लगता नहीं है कि ये लाइव चल रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, और बिल्कुल न तो कमेंट आ रहे हैं न कुछ और है, सब रुका हुआ मामला लगा है। कुछ एक लोग ही सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी आप सबके मांग थी,
आप सबके सहयोग से, आप सबके बिहेव पे, आपके जरिए, इस सोशल मीडिया के जरिए, आप लोगों के सहयोग से, कि इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, ताकि हम लोग इसको सेलिब्रेट करें। हमें पता चले कि हमारा दिन है। इस दिन को एक उत्सव के रूप में, एक महोत्सव के रूप में मनाने का कुछ सिस्टम हो। हालांकि गुजरात, झारखंड और राजस्थान की सरकार ने अवकाश घोषित किए हैं इस दिन को। बाकी कोई सरकार अभी नहीं कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर भी हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे बहुत ज्यादा आदिवासियों की संख्या है इस देश में। जब ईसाई बहुत सारे राज्यों में बिल्कुल नहीं के बराबर है, और गुड फ्राइडे का अवकाश, क्रिसमस डे का अवकाश, क्या मायने रखते हैं ये अवकाश? कहाँ प्रेयर होती है यहाँ पर? किसी को पता ही नहीं। गांव में पूछते हैं, स्कूल में बच्चों का अवकाश पूछते, किस बात का अवकाश है? मैंने कहा त्योहार है, कि मुसलमानों का त्योहार है। मतलब वो सोचते हैं कि हिंदू और मुसलमान के अलावा भी और कोई है क्या लफड़ा इस देश में। गुरु नानक जयंती और इनके अवकाश होते हैं, वो भी लगभग पूरे भारत में इसकी भी जरूरत नहीं, अगर देखे तो। और शायद होते भी नहीं है पूरे भारत में ये तो। परंतु ये गुड फ्राइडे और ये क्रिसमस डे के अवकाश पूरे भारत में हो रहे हैं। इसी प्रकार कुछ और अवकाश हैं, जैसे दशहरा का अवकाश। दशहरा कहीं कोई त्योहार के रूप में किसी घर में, किसी परिवार में, किसी कबीले में नहीं मनाए। और न कोई, इसी प्रकार रामनवमी है, वो भी लगभग दशहरे जैसा ही है, वो भी कोई त्योहार जैसा नहीं है। जैसे कल कृष्ण जन्माष्टमी है, परंतु कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर घर में लोग उपवास रखते हैं, और भी कुछ थोड़ा लोगों को पता है। इस रामनवमी का और इनका तो पता ही नहीं रहता ये कब आती है और कब नहीं आती है। तो इनके जो अवकाश है उनको कम किया जा सकता है। हाँ, विश्व आदि आज के दिन विश्व आदिवासी दिवस यूएनओ में 1982 में तय कर दिया कि सदस्य देश जो है 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाए। ये निर्देश दिए गए, और 1994 को विश्व आदिवासी वर्ष के रूप में मनाया गया, और 1994 की 9 अगस्त को यूएनओ ने इसे विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मान्यता दे दी। तो काफी वर्ष हो गए, 26 वर्ष से तो इसको मान्यता मिली हुई है विश्व आदिवासी दिवस में। और हम तक अब जाकर के ये थोड़े समाचार मिल रहे हैं कि ये आदिवासियों का दिन है। तो अगर देखा जाए, दुनिया में ज्ञात इतिहास के जितने भी युद्ध हैं, हजारों युद्ध हुए हैं इस दुनिया में, ये सारे युद्ध इसी बात के हैं कि जो जहां रह रहा था उसके ऊपर दूसरे आदमी ने आकर के हमला किया, और वहां के मूल निवासी को वहां से खदेड़ने की कोशिश की। ये सारी लड़ाइयां इस बात की है। सारे युद्धों के मूल में यह है कि उनको खोदेड़ने की कोशिश की, वो अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहते थे। तो सारा संघर्ष जो है तथाकथित सभ्य लोगों और आदिवासियों के बीच का संघर्ष एक देखा जाए तो ये समय भी उपयुक्त नहीं निकला अपना। अपन 8:30 में भी ट्राई कर ली, लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल। राशिद गोरी जी कह रहे हैं लगे रहे। वो गुरु जी कहाँ लगे रहे हैं भैया? दिक्कत ये हो रही है कि ये तो कहीं चल नहीं रहा है वीडियो, कट कट के चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सुनने वाले सुने तो क्या सुने। तो देखेंगे और टाइम चेंज करेंगे अपन, 9 बजे वाला ही वापस ट्राई करेंगे। या तो मेरे फोन में तो क्या पहले क्या होता था, ऐसे ऐसी दिक्कतें थी, फिर बीच में बंद हो गई, फिर वापस आ गई। ये कोई टेक्निकली इसमें फेसबुक में प्रॉब्लम हो सकती है, खुद में भी पता नहीं कहाँ कहाँ पर है ये प्रॉब्लम। तो देखते हैं, किसी को पता हो इस टेक्निक का तो बताएं कि ये कहाँ से दिक्कत हो सकती है। अ, बाकी मेरा एक एक बहुत बड़ा रह गया गणित का जो मामला था। एक दिन छेड़खानी हो गई, और उसके बाद में ये चल नहीं रहा है, तो मैं उसको भी लूंगा। हो सकता है अगर कल चला तो कल लेंगे, और या फिर इस बार टाइम चेंज कर लेंगे, अपन दिन में ये काम करेंगे और क्या। दिन में भी कल तो जन्माष्टमी है, अवकाश का दिन है,
तो काफी लोग जल्दी भी जुड़ सकते हैं। अपन ऐसा प्रयास कर लेंगे। हम देखते हैं कोई कमेंट हो जिसपे चर्चा जरूरी समझी जा सके तो देख लेते हैं। चर्चा क्या, कमेंट आने की कोई, ये तो संवाद हुआ ही नहीं दो तरफा। मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची। रवि नादरा कहते हैं सुंदर टॉपिक, टॉपिक टॉपिक ही रहा है, चर्चा इधर उधर पहुंच नहीं रही है। रवि नादरा कहते हैं सिंधु सभ्यता खत्म कैसे हुई? खत्म नहीं, वो समझौता हुआ है। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो समझौता करने को मजबूर हुए आर्यों से। और ये कहते हैं इनके डीएनए से पता चलता है कि यूरेशिया से आए हैं। अब डीएनए वगैरह का तो मुझे पता नहीं कि ऑथेंटिक कोई ऐसी कुछ हुआ है। कानाराम जी धूंधवाड़ पर तो बात कर ली अपने, आज के दिन कब से विश्वास, ये भी बात हो गई। अब पता नहीं, वो जब बात हुई तब तक नेटवर्क प्रॉब्लम है, वही कुशाल जी मेघवाल कह रहे हैं। वो तो मैं समझ गया, क्योंकि जहाँ सैकड़ों लोग जुड़ते हैं वहाँ 3-4 आदमी जुड़े हुए हैं अभी, तो नेटवर्क प्रॉब्लम तो निश्चित रूप से है। चलो इसको शेयर कर देते हैं और अपने इस बात को यहीं विराम देते हैं। फिर कोशिश करेंगे, फिर प्रयास करेंगे और कभी मिलेंगे। धन्यवाद।